नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक नगरों का विकास और उद्भव पर चर्चा करेंगे। भारत में आधुनिक नगरों का विकास और उद्भव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक स्वतंत्रता से पूर्व, जिसको हम ब्रिटिश काल कहते हैं, और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का समय, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड या स्वतंत्रता के बाद का समय कहते हैं। वर्तमान विश्व में नगरीकरण की प्रक्रिया को दो घटनाओं ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। पहली घटना है नवपाषाण काल की स्थायी कृषि तथा दूसरी घटना 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति है। स्थायी कृषि, जो कि मानव ने आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व या 1000 BC में शुरू कर दी थी, और इस समय मानव ने खेती और पशुपालन दोनों कार्य शुरू कर दिए थे और एक जगह स्थायी रूप से निवास करने लग गया था। सबसे पहले स्थायी कृषि का कार्य फर्टाइल क्रिसेंट, जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित है, में मानव ने किया था। और वर्तमान समय में ईरान, इराक, सीरिया वाले क्षेत्र में दजला और फ्रात नदियों के बीच के क्षेत्र को फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जानते थे। जब मानव ने स्थायी कृषि शुरू कर दी और स्थायी निवास बना लिया, तो उस समय जो उसके स्थायी निवास, जिसे हम गांव कह सकते हैं, वहाँ पर मनुष्य ने अपने खेती की सरप्लस फसलों और उत्पादों को उसने विनिमय शुरू कर दिया, और ये विनिमय के केंद्र धीरे धीरे आगे नगरों का रूप लेने लगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्थायी कृषि है वो प्रथम नगर क्रांति थी, और यहीं से नगरों का उद्भव शुरू हुआ था। इस घटना को ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता वी गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रिवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है, और ये टर्म उन्होंने 1935 में क्वाइन की थी, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, स्थायी कृषि के लिए। दूसरी जो घटना है वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी, और इससे पूर्व मानव है वो अपना कार्य मानव शक्ति या पशु शक्ति से करता था। और 1765 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया, और दूसरा एडम स्मिथ ने 1776 में पूंजीवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पूंजीवाद जो सिद्धांत है, उसमें जो कारखाना या इंडस्ट्री का जो मालिक होता है, उसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है, और उस मुनाफे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाता है, और इससे एक औद्योगिक व्यवस्था की या इंडस्ट्रियल सिस्टम का शुरुआत हो गई। और कारखानों ने चुंबक का काम किया। चुंबक का इस तरह से काम किया कि जो कारखाने थे वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक है वो रोजगार के लिए आने लगे, और कारखानों में मशीनीकरण होने की वजह से वहाँ पे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हुई, और इस तरह जो शहर थे जहाँ कारखाने लगे थे, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का पलायन शुरू हो गया। और इस घटना ने, यानी कि औद्योगिक क्रांति ने, जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, उसने नगरीकरण को दो तरह से प्रभावित किया। नंबर एक, जहाँ नए कारखाने लगे थे
विशेषकर इंग्लैंड में कोयला खदान क्षेत्रों में, वहाँ पे नए नगरों का उद्भव और विकास हो गया। और दूसरे जो पुराने नगर थे वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या बढ़ने से उनका विस्तार होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति ने इस तरह से एक तो नए नगरों को जन्म दिया और दूसरे जो पुराने नगर थे उनको विस्तार किया। अब हम भारत में आधुनिक काल में नगरों के विकास पर चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में भारत के नगरीय विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, स्वतंत्रता पूर्व काल या ब्रिटिश काल भी कहते हैं जिसे, और दूसरा है उत्तर स्वतंत्रता काल या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ब्रिटिश काल में जो भारतीय नगरों का विकास और उद्भव हुआ था उसके कई कारण थे, और जो अंग्रेज थे उनका भारत में शासन होने के बाद में मुख्य जो उद्देश्य था वो यहाँ के संसाधनों का शोषण करना, और वो भारत को कच्चे माल और बाजार के रूप में देखते थे। यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ से उसको फिनिश्ड या औद्योगिक रूप से निर्मित करके और वो भारत में बेचते थे। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ के संसाधनों का शोषण करना था। तो भारत उनके लिए कच्चे माल का संग्रह स्थल बन गया और उन्होंने भारत में कई कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कपास, जूट, नील आदि की खेती शुरू कर दी। और देश के भीतरी भाग में वे स्थान जहाँ कच्चे माल का संग्रह एवं वितरण का कार्य होता था वो धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित होने लगे। जैसे अहमदाबाद है, नागपुर है, सोलापुर है। यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती थी और ये कपास संग्रह केंद्र के रूप में विकसित होने लगे। और बाद में यहाँ धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हो गया। इस तरह जो कच्चे माल के संग्रह स्थल थे वो नगरों के रूप में विकसित होने लग गए। जो दूसरा कारण था ब्रिटिश काल में उद्योगों के विकास था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने कुछ जगह अपना औद्योगिक विकास किया और उद्योग लगाए, और कुछ भारतीय लोग भी उद्योग लगाने के लिए आगे आए, जिसमें जमशेदजी टाटा का नाम मुख्य है। उन्होंने जमशेदपुर में 1911 में लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना की और जमशेदपुर है वो एक शहर के रूप में विकसित हो गया। इसी तरह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अपने सैनिक सामान और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति के लिए भी भारत में कुछ नगरों का विकास और उनका विस्तार हुआ। कानपुर इसका एक मुख्य उदाहरण है। अंग्रेजों ने अपने कच्चे माल को संग्रह स्थल से बंदरगाह स्थल तक पहुंचाने के लिए रेल मार्गों का भी विस्तार और विकास किया, और इन रेल मार्गों ने भारत में शहरों के विकास को 3 तरह से प्रभावित किया। नंबर 1 तो कुछ नए शहर रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हुए, जैसे मुगलसराय है, इटारसी है, बांदीकुई है, या काठगोदाम है, या टुंडला है। ये नए नगर विकसित हुए। दूसरे कुछ नगर है वो रेलवे के मार्गों के विकास के साथ इनसे जुड़ने से, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, नागपुर है, लखनऊ है, कोलकाता है, गोरखपुर आदि नगरों के विकास में
तीव्र वृद्धि हुई और कुछ ऐसे नगर थे जिन पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसे जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, फैजाबाद, फर्रुखाबाद जैसे नदी तटीय नगरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इनकी विकास और विस्तार वो धीमा पड़ गया। चौथा जो कारण था जिसके कारण ब्रिटिश काल में भारत में नगरों का विकास हुआ, वो था अंग्रेजों ने हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य नगर बसाए, जैसे मैसूरी है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, गुलमर्ग है, पंचमढ़ी है, महाबालेश्वर है, धर्मशाला है, ऊटी। ये पर्वतीय क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने अपने आराम और गर्मी के दिनों में वहाँ निवास करने के लिए नए नगरों का निर्माण किया था। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं भी अंग्रेज़ों ने कुछ शहरों में स्थापित की थी और जिसके कारण उन नगरों का विस्तार हुआ था। जैसे वाराणसी में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और जिसके कारण क्या है कि इस नगर का विस्तार हुआ, क्योंकि जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं उनको ज़्यादा जगह चाहिए और वो शहरी क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में उनको ज़्यादा जगह मिलती है और वो नगरों के विस्तार के कारक बन जाते हैं और इस परिघटना को अपकेंद्रीय शक्तियों द्वारा शहर का विस्तार कहते हैं। नगरों के विस्तार और विकास में दो शक्तियां काम करती हैं, एक अपकेंद्रीय शक्ति और दूसरा अभिकेंद्रीय शक्ति। चार्ल्स सी कोल्बे जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने 1933 में एनल्स ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था जिसका नाम था सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस इन अर्बन ज्योग्राफी। और उन्होंने ये बताया था कि केंद्र के में कुछ शक्तियाँ काम करती है जिनको अभिकेंद्रीय शक्तियाँ बोलती हैं और जिसके कारण केंद्र है वो CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ आकर्षित होता है। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जैसे शहर में पर्यावरण की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या या उसमें CBD में किराया अधिक होना या भूमि की भाव ज़्यादा होना, उसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज है वो शहर के बाहर विकसित होना चाहती है। वहाँ पे उनको सस्ती ज़मीन मिलती है, वहाँ पे पोल्यूशन मुक्त इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे उनको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं जो शहर को बाहर की ओर ले जाती है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय शक्ति या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो शहर के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पे हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह रुड़की, आगरा, अलीगढ़, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई और दिल्ली में नए विश्वविद्यालय और कॉलेज खुले जिसकी वजह से इन नगरों का विस्तार हुआ। और इन नगरों की वजह से जो विस्तार होता है उनको बोलते हैं अपकेंद्रीय शक्तियों द्वारा शहरों का विस्तार। अंग्रेज़ों को अपने प्रशासन और देशी जो राजा थे उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए और अपने स्वार्थों को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिक रखने पड़ते थे और इन सैनिकों को रखने के लिए उन्होंने कुछ छावनियाँ जिसको हम कैंट कहते हैं वो मुख्य नगर के पास ही स्थापित की, जैसे
कानपुर है, अम्बाला है, वाराणसी है, मेरठ है, रुड़की है, इलाहाबाद है। यहाँ इन्होंने सैनिक छावनियों की स्थापना की, जिसको वो कैंट नाम से बुलाते थे, और वो एक शहर के पास अलग ही एक शहर विकसित हो गया, और इस प्रक्रिया ने शहरों के विस्तार और विकास में अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह से प्रशासनिक कारणों से भी अंग्रेजों ने अब जो पुराने शहर थे उनका विस्तार और विकास किया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक कारणों से शाही राजधानी सहित प्रांतीय राजधानियों तथा जिले मुख्यालयों की स्थापना की। इससे नगरों का तीव्र विकास हुआ, जैसे कोलकाता राष्ट्रीय राजधानी, मुंबई व चेन्नई प्रेसिडेंसी राजधानी, नागपुर, आगरा व लखनऊ प्रांतीय राजधानी। इसी तरह हैदराबाद, जयपुर, ग्वालियर, श्रीनगर, बड़ौदा रियासत राज्यों की राजधानी। ये जो प्रशासनिक और राजधानी या मुख्य जिला मुख्यालय की स्थापना के कारण इन नगरों का विस्तार और विकास हुआ। इसके अलावा कुछ जहाँ पे खनिज पदार्थ मिल रहे थे उन स्थानों पर भी उन खनिज पदार्थों का एक्सप्लॉयटेशन या खनन करने के लिए भी अंग्रेजों ने कुछ जगह नए नगर बसाए। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर पठार पर अनेक नगरों के विकास को फल मिला, और वहाँ खनन केंद्र के रूप में इन नगरों का विकास हुआ, जैसे रामगढ़, रांची, डाल्टनगंज, हजीराबाग, लोहरदगा और चाईबासा। ये ऐसे नगर हैं जिनका उद्भव और विकास ब्रिटिश काल में खनिज पदार्थों के दोहन और उसके शोषण के लिए हुआ। इसके अलावा समुद्री व्यापार के कारण बंदरगाह नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ। सर्वाधिक विकास कोलकाता का हुआ, जो 1911 तक भारत की राजधानी भी रहा था। परिवहन, प्रशासन, वाणिज्य आदि तत्वों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के अंत में यह यानी कलकत्ता भारत का प्रथम 10 लाखी नगर या मिलियन सिटी था। चेन्नई तथा मुंबई जैसे बंदरगाह भारत के विकास में औद्योगिकरण का भी योगदान रहा है। 1901 में भारत में 10 जो बड़े नगर थे वो इस तरह है। कोलकाता, इसकी जनसंख्या थी 14.88 लाख। दूसरे नंबर पे मुंबई था, इसकी जनसंख्या थी 8.12 लाख। उसके बाद में चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, उसके बाद में दिल्ली। इसकी जनसंख्या वो थी 2.14। यानी इससे जो लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी ये बड़े नगर थे, आज ये छोटे नगर हो गए हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, और राजधानी बनने के कारण इसकी जो जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई और इसका क्षेत्रीय विस्तार भी हुआ। उसके बाद में फिर दिल्ली के बाद में 8वें नंबर पर कानपुर है, 9वें नंबर पर आगरा है, और 10वें नंबर पर अहमदाबाद है, जिसकी जनसंख्या वो 1.85 लाख थी। ये जो 10 नगर है वो 1901 में थे। इस तरह ब्रिटिश काल में प्रशासनिक है, व्यापारिक है, बंदरगाह, स्वास्थ्य नगर आदि कारणों से नगरों का विकास हुआ। धन्यवाद।